नमस्कार सभी को ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम हर दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्राहम की सिक्योरिटी एनालिसिस के आधार पर करते हैं। आज हम सेल्सफोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। 2 दशकों से भी अधिक समय से सेल्सफोर्स ने न केवल क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल की शुरुआत की है, बल्कि इसने मूल रूप से यह भी बदल दिया है कि व्यवसाय अपने ग्राहक संबंधों का प्रबंधन कैसे करते हैं। कंपनी की स्थापना के बाद से हुई प्रभावशाली वृद्धि ने इसे प्रतिष्ठित डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में शामिल कर दिया है, जिससे यह दुनिया की कुछ सबसे स्थिर और प्रसिद्ध कॉरपोरेट दिग्गज कंपनियों की कतार में आ गई है। आज सेल्सफोर्स के पास विशाल बाजार पूंजीकरण है, जिसने इसे सॉफ्टवेयर उद्योग में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। हालांकि डॉव का हिस्सा बनने के बाद इसकी यह नई पहचान एक दिलचस्प विरोधाभास पेश करती है। कई वर्षों तक सेल्सफोर्स एक आदर्श उच्च विकास तकनीकी स्टॉक था, जिसे इसकी शीर्ष पंक्ति की वृद्धि के लिए हर कीमत पर महत्व दिया जाता था। अब बाजार इसे एक अलग नजरिए से देख रहा है, जिसमें लाभप्रदता, वित्तीय अनुशासन और सतत विकास की गहन जांच की जाती है। यह विश्लेषण इस बदलती कहानी की पड़ताल करेगा, यह जांचते हुए कि क्या सेल्सफोर्स का पिछला प्रदर्शन और भविष्य की रणनीति इसकी नई ब्लू चिप टेक स्टॉक की स्थिति के अनुरूप है। यह रिपोर्ट एक व्यापक, निष्पक्ष अवलोकन प्रदान करने के लिए तैयार की गई है, ताकि आप अपने लिए सूचित राय बना सकें। कंपनी और इसके प्रमोटर, स्टॉक के पीछे की कहानी, उत्पत्ति की कहानी, एक अपार्टमेंट से लेकर नो सॉफ्टवेयर तक। हर महान कंपनी की एक स्थापना कहानी होती है, जो उसके मिशन को परिभाषित करती है, और सेल्सफोर्स के लिए यह मार्च 1999 में सैन फ्रांसिस्को के एक बेडरूम अपार्टमेंट में शुरू हुई थी। कंपनी की सह स्थापना पूर्व ओरेकल कार्यकारी मार्क बेनियोफ ने की थी। उनके साथ पार्कर हैरिस, फ्रैंक डोमिंगुएज और डेव मेहलेनहॉफ भी थे। उनका साहसी लक्ष्य था व्यापार सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से नया रूप देना, एक ऐसे समय में जब एंटरप्राइज एप्लीकेशन बोझिल, महंगे और जटिल ऑन प्रीमाइज इंस्टॉलेशन की मांग करते थे। संस्थापकों ने एक नया क्रांतिकारी मॉडल, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या सास की कल्पना की। उनका विचार सरल लेकिन क्रांतिकारी था। व्यापारिक एप्लीकेशन सीधे एक वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराना, जिससे उनका उपयोग Amazon.com जितना आसान हो जाए। 1 महीने के भीतर ही एक प्रोटोटाइप तैयार होकर चलने लगा, और नवंबर 1999 तक छोटी सी टीम अपनी शुरुआती जगह से बड़ी हो चुकी थी, जो उनके नए दृष्टिकोण की मांग का स्पष्ट संकेत था। कंपनी की क्रांतिकारी सोच को उसके अप्रतिष्ठित और विवादास्पद नो सॉफ्टवेयर मार्केटिंग अभियान में पूरी तरह से समाहित किया गया था। इस अभियान ने सेल्सफोर्स को एक विघटनकारी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें आक्रामक चित्रण, जैसे कि एक फाइटर जेट द्वारा एक बायप्लेन को गिराना शामिल था, जो पिछली पुरानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर इसकी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक था। इस साहसी रुख ने न केवल ध्यान आकर्षित किया, बल्कि सेल्सफोर्स की ब्रांड पहचान को एक आधुनिक, फुर्तीले विकल्प के रूप में भी स्थापित कर दिया, जो उद्योग के पुराने दिग्गजों से अलग था। मुख्य उपलब्धियां और ओहाना संस्कृति। अपनी विनम्र शुरुआत से ही सेल्सफोर्स की यात्रा कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों से चिह्नित रही है। जून 2004 में कंपनी ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर CRM टिकर के तहत अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO सफलतापूर्वक पूरी की, जिससे 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए और अपने सार्वजनिक जीवन की नींव रखी। कंपनी की पहचान का एक मुख्य आधार इसकी कॉर्पोरेट संस्कृति है, जिसे ओहाना कहा जाता है। यह एक हवाईयन अवधारणा है, जो परिवार, समुदाय और सहयोग पर जोर देती है। सबसे पहली बात, यह दर्शन केवल एक आंतरिक नारा नहीं है, यह एक सार्वजनिक ब्रांड स्तंभ है, जिसने ग्राहकों और व्यापक तकनीकी समुदाय के साथ इसकी बातचीत को परिभाषित किया है। यह संस्कृति कंपनी के वार्षिक सम्मेलन ड्रीम फोर्स के केंद्र में भी है, जिसकी शुरुआत 2003 में केवल 1000 से थोड़े अधिक प्रतिभागियों के साथ हुई थी, और जो अब एक विशाल वैश्विक आयोजन बन चुका है। मार्क बेनियोफ के नेतृत्व में इस संस्कृति का उपयोग एक बहुत ही सार्वजनिक, मूल्यों आधारित एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए, सितंबर 2021 में बेनियोफ ने सार्वजनिक रूप से कहा कि सेल्सफोर्स उन सभी कर्मचारियों की मदद करेगा जो टेक्सास के गर्भपात कानून के बाद राज्य से बाहर जाना चाहते हैं। इस तरह का नेतृत्व, जहां मजबूत ब्रांड निष्ठा को बढ़ावा दे सकता है और समान विचारधारा वाले प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकता है, वहीं यह कंपनी को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के व्यापक दायरे के सामने भी लाकर खड़ा कर देता है। इसका प्रमाण 2021 में एक वरिष्ठ प्रबंधक के सार्वजनिक इस्तीफे से मिला, जिन्होंने कार्यस्थल में भेदभाव का आरोप लगाया था।
नंबर 1, कंपनी की मजबूत सार्वजनिक संस्कृति न केवल प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देती है, बल्कि यह प्रतिष्ठा से जुड़े अनूठे जोखिम भी लाती है, जिन्हें निवेशकों के लिए समझना महत्वपूर्ण है। CRM में निवेश केवल एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में निवेश नहीं है, यह एक बहुत ही विशिष्ट कॉर्पोरेट पहचान में निवेश है। वित्तीय स्थिति की गहराई से जांच, 10 वर्षों का पुनरावलोकन। सेल्सफोर्स में निवेश के मामले को समझने के लिए इसके कथानक से आगे बढ़ना और पिछले दशक में इसकी वित्तीय प्रदर्शन की जांच करना आवश्यक है। कंपनी की वित्तीय कहानी एक उच्च विकासशील सॉफ्टवेयर कंपनी की क्लासिक कहानी है, जिसमें तेजी से बढ़ती आय और लगातार लाभप्रदता तक पहुंचने का जटिल रास्ता दोनों शामिल हैं। राजस्व वृद्धि, सेल्सफोर्स की कहानी का इंजन। पिछले दशक में सेल्सफोर्स का शीर्ष रेखा प्रदर्शन वाकई शानदार रहा है। इसके वार्षिक राजस्व में वित्त वर्ष 2016 के 660 बिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में प्रभावशाली 90 बिलियन तक की वृद्धि हुई है। ये 10 वर्षों की अवधि में लगभग 6 गुना वृद्धि को दर्शाता है। इस अवधि के अधिकांश समय में कंपनी ने आक्रामक दोहरे अंकों की वृद्धि दर बनाए रखी और लगातार हर साल 20% से अधिक राजस्व में वृद्धि की। यह अद्भुत विकास इंजन स्टॉक के उच्च मूल्यांकन और निवेशकों के उत्साह का मुख्य कारण था। हालांकि डेटा पर करीब से नजर डालने पर हाल ही में इस वृद्धि में मंदी दिखाई देती है। वर्ष 2020 में साल दर साल वृद्धि दर 48% से अधिक के शिखर पर थी, जो 2023 में घटकर 18.5% रह गई और वित्त वर्ष 2025-6 में यह घटकर 8.7% के उच्च एकल अंक की दर पर पहुंच गई। सेल्सफोर्स जैसी विशाल कंपनी के लिए यह मंदी अपेक्षित है और यह उसके परिपक्व होने का एक प्रमुख कारण भी है। यह डेटा दर्शाता है कि अब कंपनी का निवेश सिद्धांत केवल तेज टॉप लाइन वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक नई, अधिक संतुलित रणनीति की ओर बढ़ रहा है। लाभप्रदता, उतार चढ़ाव की कहानी। सेल्सफोर्स की कहानी केवल राजस्व तक सीमित नहीं है, यह उसकी लगातार लाभप्रदता की ओर यात्रा के बारे में भी है। एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रदाता के रूप में कंपनी ने लगातार उच्च सकल लाभ मार्जिन बनाए रखे हैं, जो पिछले 5 वर्षों में औसतन लगभग 74.8% रहे हैं। यह एक पूंजी हल्के व्यापार मॉडल की पहचान है, जहां राजस्व की लागत कम होती है। हालांकि असली कहानी इसके निचले स्तर बॉटम लाइन में छुपी है। कई वर्षों तक सेल्सफोर्स ने घाटे में या बहुत ही कम लाभ मार्जिन के साथ काम किया। यह एक सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि कंपनी ने प्रमुख बाजार स्थिति हासिल करने के लिए बिक्री, विपणन और अनुसंधान एवं विकास में भारी संसाधन लगाए। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2013 से 2016 तक के वित्तीय विवरण दिखाते हैं कि कंपनी घाटे में या लगभग शून्य मार्जिन के साथ काम कर रही थी। यह किसी भी कीमत पर विकास की रणनीति कई निवेशकों के लिए विवाद का विषय थी। हालांकि हाल ही में एक बड़ा बदलाव आया है। वित्तीय वर्ष 2021 में लाभप्रदता में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद कंपनी की शुद्ध आय वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 में लगातार सकारात्मक रही, जिसमें शुद्ध लाभ मार्जिन क्रमशः 11.67% और 16.20% तक पहुंच गया। यह बदलाव एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह दर्शाता है कि प्रबंधन अब टिकाऊ और लाभकारी विकास को प्राथमिकता दे रहा है और यह दिखा रहा है कि कंपनी का पैमाना अब आखिरकार एक स्वस्थ निचली पंक्ति में बदल सकता है। वित्तीय स्थिति, ऋण और नकदी प्रवाह। एक समग्र वित्तीय विश्लेषण में कंपनी की बैलेंस शीट और नकदी उत्पन्न करने की उसकी क्षमता को भी शामिल करना चाहिए। हाल के वर्षों में सेल्सफोर्स का दीर्घकालिक आरण काफी बढ़ गया है, जो 2022 में $10 अरब से अधिक तक पहुंच गया। यह वृद्धि सीधे तौर पर कंपनी की आक्रामक बहु अरब डॉलर अधिग्रहण रणनीति से जुड़ी है, जिसमें स्लैक, टैब्लू और हाल ही में इन्फॉर्मेटिका जैसे सौदे शामिल हैं। इस आर्ण वृद्धि के बावजूद कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है। इसका आर्ण से इक्विटी अनुपात 0.19 है, जो कम है और यह दर्शाता है कि कंपनी अपने संचालन के लिए अत्यधिक उधार पर निर्भर नहीं है। यह मुख्य रूप से इसकी मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की क्षमता के कारण है। सेल्सफोर्स का आवर्ती सब्सक्रिप्शन आधारित राजस्व मॉडल नकदी का एक पूर्वानुमानित प्रवाह प्रदान करता है, जो हाल के वर्षों में काफी बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024 में 9.458 अरब और 2025 में 12.4 अरब तक पहुंच गया है।
यह मजबूत नकदी प्रवाह एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में कार्य करता है, जिससे कंपनी को अपनी रणनीतिक अधिग्रहणों को वित्त पोषित करने और अपने आरण का भुगतान करने की सुविधा मिलती है, बिना अपनी वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाले। इसकी नकदी स्थिति की मजबूती कंपनी को अपनी अगली विकास यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण सुरक्षा मार्जिन प्रदान करती है। स्टॉक चार्ट तकनीकी विश्लेषण। CRM स्टॉक चार्ट को समझना। किसी कंपनी का मौलिक विश्लेषण तब तक अधूरा है जब तक यह न समझा जाए कि बाजार ने उसकी प्रदर्शन पर किस तरह प्रतिक्रिया दी है। सेल्सफोर्स के तकनीकी चार्ट पर नजर डालने से उच्च अस्थिरता की अवधि और हाल ही में निवेशकों की भावना में बदलाव का पता चलता है। स्टॉक ने दिसंबर 2024 में $396 का अपना सर्वकालिक उच्च स्तर छू लिया, जो संभवतः कंपनी की रणनीतिक दृष्टि और AI में उसके निवेश को लेकर अधिकतम आशावाद को दर्शाता है। हालांकि इसके बाद के महीनों में स्टॉक में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली। इस नीचे की ओर मूल्य कार्रवाई के परिणाम स्वरूप स्टॉक ने गिरते हुए रुझान चैनल की छत को तोड़ दिया है, जो गिरावट की दर में संभावित मंदी या क्षैतिज मूल्य आंदोलन की शुरुआत का संकेत देता है। 28। इसके अलावा एक आयत निर्माण विक्रय संकेत का पता चला है, जो आमतौर पर निवेशकों के बीच बढ़ती निराशावाद को इंगित करता है और सुझाव देता है कि स्टॉक में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रह सकती है या उसमें प्रवेश कर सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये तकनीकी संकेत निश्चित भविष्यवाणियां नहीं हैं, बल्कि बाजार मनोविज्ञान का दृश्य प्रतिनिधित्व है। मूल्य कार्रवाई से संकेत मिलता है कि बाजार सेल्सफोर्स की कहानी का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है, खासकर इसकी धीमी होती वृद्धि और अन्य व्यापक आर्थिक कारकों जैसे कि उच्च ब्याज दरें, जो स्टॉक पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। तकनीकी व्यापारियों के लिए देखने योग्य मुख्य स्तरों में $287 पर समर्थन और 253 पर प्रतिरोध शामिल हैं। स्टॉक का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 309 है, जबकि इसका 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर 256 है, जो वर्तमान ट्रेडिंग रेंज को परिभाषित करने में मदद करता है। 1.52 के बीटा के साथ यह स्टॉक व्यापक S&P 500 बाजार की तुलना में 22% अधिक अस्थिर है। इस बढ़ी हुई अस्थिरता का मतलब है कि समग्र बाजार में होने वाली हलचलें सेल्सफोर्स के स्टॉक मूल्य पर अधिक प्रभाव डालती हैं, जो जोखिम प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन एक पारंपरिक दृष्टिकोण। मूल्य निवेश की दुनिया में बेंजामिन ग्राहम का मूल्यांकन सूत्र एक क्लासिक उपकरण है, जिसका उपयोग कंपनी के आंतरिक मूल्य को बाजार की उतार चढ़ाव और भावना से स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 20 ग्राम, जो महान निवेशक वॉरेन बफेट के मेंटर थे, ने इस सूत्र को निवेशकों की मदद के लिए विकसित किया था, ताकि वे सुरक्षा के मार्जिन के साथ कम मूल्यांकित कंपनियों की पहचान कर सकें। हालांकि इस सूत्र को सेल्सफोर्स जैसी उच्च विकासशील टेक कंपनी पर लागू करना उल्टा लग सकता है, लेकिन यह स्टॉक के मूल्यांकन पर एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस सूत्र को सेल्सफोर्स पर लागू करने के लिए हमें अपने शोध से आवश्यक डेटा एकत्र करना होगा। EPS TTM पिछले 12 महीनों के लिए सामान्यकृत बेसिक EPS 538 है। एक अन्य स्रोत के अनुसार TTM EPS 6.89 है। हम इस गणना के लिए अधिक सतर्क सामान्यीकृत आंकड़े का उपयोग करेंगे। अपेक्षित वृद्धि दर G, ये सबसे अधिक व्यक्तिपरक चर है। हालांकि सेल्सफोर्स की पिछली राजस्व CAGR 21.6% है, लेकिन इसकी हालिया वृद्धि धीमी हो रही है। हम भविष्य की आय वृद्धि के लिए एक सतर्क आगे देखने वाला अनुमान उपयोग करेंगे। विश्लेषकों के अनुमानों और हालिया रुझानों के आधार पर इस उदाहरण के लिए 12% की दर का उपयोग करना उचित लगता है। AAA बॉन्ड यील्ड Y, मूडीज के अनुभवी AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर वर्तमान यील्ड 5.64% है, जबकि एक अन्य स्रोत इसे 4.61% दिखाता है। हमारी गणना के लिए हम 5% का औसत और गोल किया हुआ आंकड़ा लेंगे। अब आइए इन संख्याओं को संशोधित सूत्र में डालते हैं। रुकिए, ये संख्या तो हास्यास्पद है। हमारा परिणाम इतना अधिक क्यों है? यह सूत्र की गहरी समझ के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। समस्या ग्रोथ मल्टीप्लायर के ऐतिहासिक संदर्भ में भी है, जिसे ग्राहम ने कभी उन कंपनियों के साथ अनुभव नहीं किया जिनकी वार्षिक वृद्धि दर 10% से कहीं अधिक थी। यह सूत्र स्थिर रक्षात्मक शेयरों के लिए बनाया गया था, जिनकी कमाई अनुमानित होती है, न कि उन उच्च वृद्धि वाली टेक कंपनियों के लिए जिनकी कमाई अस्थिर और नकद आधारित लेखांकन से अलग होती है।
ग्राहम ने स्वयं कहा था कि वे तेजी से बढ़ती कंपनियों और उद्योगों को चुनने के इस तरीके के पक्ष में नहीं थे। सेल्सफोर्स जैसी कंपनी पर इस सूत्र का सख्ती से लागू करना मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है और लगभग हमेशा अत्यधिक विकृत आंतरिक मूल्य का परिणाम देगा। इस त्रुटिपूर्ण परिणाम से निष्कर्ष निकालने के बजाय विश्लेषण को शैक्षिक सीख की ओर मोड़ना चाहिए। ग्राहम सूत्र एक रूपरेखा है, न कि सभी कंपनियों के लिए कोई अंतिम उपकरण। इस अभ्यास का उद्देश्य सेल्सफोर्स को अधिक मूल्यांकित घोषित करना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र की कंपनी के लिए एक ही मूल्यांकन विधि पर्याप्त नहीं है। सबक यह है कि किसी भी उपकरण को लागू करने से पहले उसके उद्देश्य और सीमाओं को समझना चाहिए। फायदे बनाम नुकसान टकराते हुए दृष्टिकोण। सेल्सफोर्स के लिए निवेश की कहानी एक तरफा नहीं है। तेजी और मंदी दोनों दृष्टिकोणों के लिए मजबूत तर्क मौजूद है। तेजी का पक्ष अजेय बाजार नेता। सेल्सफोर्स के लिए तेजी का पक्ष इसकी निर्विवाद बाजार नेतृत्व और मजबूत वित्तीय स्थिति पर आधारित है। कंपनी के पास वैश्विक CRM बाजार का 23.9% हिस्सा है, जो उसके अगले 4 प्रतिस्पर्धियों के संयुक्त हिस्से से भी अधिक है। यह केवल एक सांख्यिकीय जीत नहीं है, यह एक मजबूत प्रतिस्पर्धी सुरक्षा को दर्शाता है। सेल्सफोर्स का सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल एक ऐसा चिपचिपा इकोसिस्टम बनाता है जिसमें ग्राहक एक बार जुड़ने के बाद कंपनी के और अधिक उत्पाद अपनाने के साथ उच्च स्विचिंग लागत का सामना करते हैं। वित्तीय रूप से कंपनी मजबूत है। कंपनी ने वर्षों से लगातार 2 अंकों की राजस्व वृद्धि दी है और हाल ही में महत्वपूर्ण शुद्ध आय उत्पन्न करने की क्षमता भी दिखाई है। इसकी बैलेंस शीट स्वस्थ है, इसकी इक्विटी के मुकाबले कर्ज कम है और फ्री कैश फ्लो उत्पन्न करने की क्षमता प्रभावशाली है। यह वित्तीय मजबूती कंपनी को रणनीतिक पहलों को आगे बढ़ाने और आर्थिक मंदी का सामना करने के लिए लचीलापन प्रदान करती है। इसके अलावा कंपनी AI और डेटा पर अपने फोकस के साथ नवाचार की अगली लहर का सक्रिय रूप से नेतृत्व कर रही है। इसका स्टार्टर क्लाउड और AI वार्षिक आवर्ती राजस्व साल दर साल 120% की उल्लेखनीय दर से बढ़ रहा है। इन्फॉर्मेटिका का हालिया अधिग्रहण समर्थकों द्वारा एक शानदार रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे AI रेडी डेटा फाउंडेशन तैयार किया जा सके और माइक्रोसॉफ्ट तथा ओरेकल जैसे प्रतिद्वंद्वियों से सीधी प्रतिस्पर्धा की जा सके। विशेष रूप से अधिकांश विश्लेषक इस आशावाद को साझा करते हैं, जिनकी आम सहमति रेटिंग खरीदें या मजबूत खरीदें है और मूल्य लक्ष्य मौजूदा स्तरों से संभावित वृद्धि का संकेत देता है। बियर केस कवच में दरारें। बियर केस का केंद्र सेल्सफोर्स की परिपक्व होती विकास प्रोफाइल और महंगे अधिग्रहणों पर उसकी निर्भरता है। आलोचक राजस्व वृद्धि की स्पष्ट मंदी की ओर इशारा करते हैं, जो 20% से अधिक से घटकर अब उच्च एकल अंकों तक आ गई है। हालांकि यह कंपनी के जीवन चक्र का सामान्य हिस्सा है, लेकिन इससे कंपनी के मूल्यांकन पर सवाल उठते हैं, जो अब भी उच्च विकास की अपेक्षाओं को दर्शाता है। कंपनी की अधिग्रहण रणनीति एक बड़ा विवाद का विषय है। आलोचकों का तर्क है कि सेल्सफोर्स को महंगे अधिग्रहणों की लत है और इन्फॉर्मेटिका के लिए $8 अरब की डील इस बात को स्वीकार करना है कि कंपनी आवश्यक डेटा क्षमताओं को स्वाभाविक रूप से विकसित करने में विफल रही। कुछ लोगों के अनुसार यह एक बिखरी हुई उत्पाद संरचना के लिए महंगा अस्थायी समाधान है, जिसमें पिछले अधिग्रहणों जैसे म्यूलसॉफ्ट के साथ संभावित ओवरलैप और विभिन्न प्लेटफॉर्मों के एकीकरण में कठिनाई को लेकर चिंताएं हैं। प्रतिस्पर्धी परिदृश्य भी और अधिक तीव्र होता जा रहा है। सेल्सफोर्स को माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और एडोबी जैसे स्थापित टेक दिग्गजों के साथ कई मोर्चों पर मुकाबला करना पड़ रहा है, जो अपने एकीकृत इकोसिस्टम बना रहे हैं, साथ ही हबस्पॉट और ज़ेनडेस्क जैसे फुर्तीले स्टार्टअप्स के साथ भी, जो बाजार के निचले हिस्से में बदलाव ला रहे हैं। अंत में उच्च ब्याज दरों और संभावित आर्थिक मंदी जैसे व्यापक आर्थिक जोखिम स्टॉक पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, खासकर इसके छोटे और मध्यम आकार के व्यापारिक ग्राहकों के बीच, जो धीमी अर्थव्यवस्था के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। महत्वपूर्ण विचार मुख्य विश्लेषण से आगे, बाजार स्थिति और प्रतिस्पर्धात्मक सुरक्षा। सेल्सफोर्स की बाजार स्थिति इसकी निवेश अपील में एक महत्वपूर्ण कारक है। कंपनी CRM सॉफ्टवेयर बाजार में निर्विवाद नेता है, जिसने 2023 में वैश्विक हिस्सेदारी का 22% से अधिक कब्जा किया है। इसकी प्रमुखता इसके मुख्य उत्पादों में भी फैली हुई है। कंपनी के सेल्स क्लाउड का बाजार में 38% हिस्सा है, जो इसके सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 सेल्स से 3 गुना से भी अधिक है।
इसी तरह इसका सर्विस क्लाउड अपने विशेष बाजार में आश्चर्यजनक रूप से 54.9% हिस्सेदारी रखता है। यह बाजार नेतृत्व एक शक्तिशाली प्रतिस्पर्धात्मक सुरक्षा बनाता है, क्योंकि ग्राहक इसकी इकोसिस्टम में और अधिक गहराई से जुड़ते जाते हैं। प्लेटफॉर्म की मजबूती इस बात से झलकती है कि अब कंपनी की 60% से अधिक आय पहले से मौजूद ग्राहकों से आती है। हालांकि प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है। कंपनी न केवल अन्य CRM विक्रेताओं से प्रतिस्पर्धा कर रही है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और एडोबी जैसे तकनीकी दिग्गजों से भी मुकाबला कर रही है, जो व्यापक एकीकृत क्लाउड इकोसिस्टम बना रहे हैं, जो सेल्सफोर्स की प्रमुखता के लिए खतरा बन सकते हैं। विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट अपने सर्वसमावेशी व्यावसायिक अनुप्रयोगों के सूट के साथ एक बड़ा खतरा पैदा करता है। इसका मतलब है कि सेल्सफोर्स की भविष्य की सफलता केवल अपनी बढ़त बनाए रखने पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के इकोसिस्टम का सफलतापूर्वक एकीकरण करने पर भी निर्भर है, ताकि वह अपने प्रतिस्पर्धियों के एकीकृत प्लेटफॉर्मों के मुकाबले एक एकीकृत आकर्षक मूल्य प्रस्ताव पेश कर सके। इन्फॉर्मेटिका अधिग्रहण एक दोधारी तलवार। सेल्सफोर्स द्वारा हाल ही में किया गया $8 अरब का इन्फॉर्मेटिका अधिग्रहण शायद कंपनी के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है, और इसने बाजार से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं प्राप्त की हैं। एक और यह एक मजबूत तर्क दिया जा सकता है कि यह अधिग्रहण एक आवश्यक और शानदार रणनीतिक कदम है। एक AI प्रथम दुनिया में किसी कंपनी की बुद्धिमान, विश्वसनीय समाधान देने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास एक स्वच्छ, एकीकृत डेटा आधार है या नहीं। डेटा एकीकरण, गुणवत्ता और गवर्नेंस में इन्फॉर्मेटिका की विशेषज्ञता सेल्सफोर्स के उन ग्राहकों की एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करती है, जो लंबे समय से अपने सिस्टम में बिखरे हुए डेटा से जूझ रहे हैं। यह अधिग्रहण सेल्सफोर्स की AI महत्वाकांक्षाओं को तेज करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल के खिलाफ AI आधारित बाजार में एक शक्तिशाली दावेदार बन जाता है। दूसरी ओर एक वैध प्रतिवाद भी मौजूद है। आलोचक इस सौदे को हताशा का संकेत और इस बात की महंगी स्वीकारोक्ति के रूप में देखते हैं कि सेल्सफोर्स इन मुख्य डेटा क्षमताओं को स्वाभाविक रूप से विकसित करने में विफल रहा। वे पिछले अधिग्रहणों जैसे म्यूलसॉफ्ट के साथ ओवरलैप की ओर इशारा करते हैं और सवाल उठाते हैं कि क्या कंपनी इन विभिन्न टूल्स को सफलतापूर्वक एकीकृत कर सकती है बिना किसी तकनीकी संकट के। ग्राहक के दृष्टिकोण से इससे उत्पाद रोडमैप को लेकर अनिश्चितता पैदा होती है, और जैसे जैसे सेल्सफोर्स अधिग्रहण लागत को समाहित करता है, यह नई मूल्य निर्धारण नीतियों का कारण बन सकता है। एकीकरण को एक बहुवर्षीय प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कंपनी और उसके ग्राहकों के लिए अनिश्चितता की अवधि बनती है। निष्कर्ष, अंतिम दृष्टिकोण। आज सेल्सफोर्स एक संक्रमणकालीन कंपनी है। यह एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर दिग्गज है, जिसके पास प्रमुख बाजार हिस्सेदारी, उच्च वृद्धि वाला सब्सक्रिप्शन मॉडल और मजबूत नकदी समृद्ध बैलेंस शीट है। कंपनी ने अपने वित्तीय जीवन चक्र को सफलतापूर्वक पार किया है, एक घाटे में चलने वाली विकास मशीन से एक लाभकारी उद्यम बन गई है। हालांकि विश्लेषण से महत्वपूर्ण चुनौतियां भी सामने आती हैं। अत्यधिक विकास का युग अब एक अधिक परिपक्व, कम विकास वाली वास्तविकता में बदल रहा है। कंपनी की अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए बड़े और महंगे अधिग्रहणों पर निर्भरता एक दोधारी तलवार है, जिसे कुछ लोग शानदार रणनीति मानते हैं, जबकि अन्य इसे आंतरिक संरचनात्मक विखंडन की महंगी स्वीकृति के रूप में देखते हैं। प्रतिस्पर्धा हर मोर्चे पर तेज हो रही है। तकनीकी दिग्गज एकीकृत इकोसिस्टम बना रहे हैं और फुर्तीले स्टार्टअप्स नए बाजार क्षेत्रों में अपनी जगह बना रहे हैं। आखिरकार सेल्सफोर्स की भविष्य की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपनी महत्वाकांक्षी AI और डेटा रणनीति को कितनी अच्छी तरह लागू कर पाता है। क्या वह अपने अधिग्रहणों का सफलतापूर्वक एकीकरण कर सकता है और बाजार को यह साबित कर सकता है कि उसके निवेश बिना हाल ही में हासिल की गई लाभप्रदता को खोए विकास को फिर से गति देंगे? कंपनी के भविष्य के स्टॉक प्रदर्शन की संभावना इस बात से जुड़ी होगी कि वह शीर्ष पंक्ति के विस्तार और निचली पंक्ति के अनुशासन के बीच इस नाजुक संतुलन को कितनी अच्छी तरह संभालता है। आज CRM में निवेश करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो उसकी बाजार में प्रभुत्व से आगे बढ़कर उसकी रणनीतिक क्रियान्वयन और एक परिपक्व डॉव घटक के रूप में विकसित होती वित्तीय पहचान को भी देखे। और इस वीडियो के लिए हमारे पास बस इतना ही था। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगली बार किस कंपनी का विश्लेषण देखना चाहेंगे।
बस एक त्वरित याद दिलाना कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपने व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दिए गए विवरणों पर हमसे संपर्क करें, जहां आप अपने वित्तीय सलाहकार से जुड़ सकते हैं।